हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वालिटी रिव्यू का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीयर रिव्यू के कॉन्सेप्ट को कवर किया था। पीयर रिव्यू उसको रेगुलेट पीआरबी करता है, क्वालिटी रिव्यू इसको रेगुलेट क्यूआरबी करता है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। पीआरबी किसने बनाया है? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल ऑफ आईसीएआई। लेकिन जो क्यूआरबी है उसको किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। पीआरबी जो प्रैक्टिसिंग यूनिट्स हैं उनको सेलेक्ट करता है और उन प्रैक्टिसिंग यूनिट्स के काम को रिव्यू करवाता है फ्रॉम द रिव्यूअर, जिसका पैनल किसने बना रखा है? पीआरबी ने। इन अ सिमिलर मैनर क्यूआरबी टेक्निकल रिव्यूअर का पैनल बनाता है और कुछ ऑडिट फर्म्स को सेलेक्ट करता है और उस ऑडिट फर्म के अंदर जो उस ऑडिट फर्म ने जिन एंटिटीज की ऑडिट कर रखी होती है, कुछ ऑडिट को कुछ एंगेजमेंट्स को सेलेक्ट करता है और जिनकी रिव्यू करवाई जाती है। पीयर रिव्यू के अंदर, क्वालिटी रिव्यू के अंदर जो प्राइमरी डिफरेंस है, वहां पर पीयर रिव्यू का प्राइमरी फोकस होता था इंप्रूवमेंट्स, डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, रादर काम की क्वालिटी को इंप्रूव करना एक फोकस है। यही फोकस नो डाउट क्वालिटी रिव्यू में भी है, बट एट द सेम टाइम पर्टिकुलर ऑडिट के अंदर किस तरह की डेफिशिएंसीज की गई है, क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो होने चाहिए थे वो नहीं है, उन सब के ऊपर फोकस किया जाता है। क्यूआरबी की अपनी एक वेबसाइट है जिसका नाम है qrbca.in। मैं आपको पहले उस वेबसाइट के ऊपर ही लेकर चलता हूं। ये वो वेबसाइट है qrbca.in। अबाउट अस, क्यूआरबी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल। Under Section 28A of the Chartered Accountant Act 1949, Central Government is empowered to constitute a Quality Review Board। तो ये पावर किसकी है? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इस क्यूआरबी के फंक्शंस क्या होंगे? ये सेक्शन 28B के अंदर दिए हुए हैं। 3 मेन पॉइंट: to make the recommendations to the council with regard to quality of services rendered by the members of the institute, to review the quality of services provided by the members of institute, and to guide the members of the institute to improve the quality of services and adherence to various statutory and other legal requirements। बोर्ड का कंपोजिशन क्या है? बोर्ड में 11 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और 5 मेंबर को आईसीएआई की काउंसिल नॉमिनेट करती है। तो नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर परविंदर सोही, जो चेयरपर्सन भी हैं इस बोर्ड की। इसके अलावा बाकी मेंबर्स के नाम, एंड जो आईसीएआई की काउंसिल के नॉमिनी हैं वो 5 पर्सन: सीए दुर्गेश कुमार काबरा, दयानिवास शर्मा, सुशील कुमार गोयल, प्रमोद जैन। ये 5 पर्सन क्यूआरबी के अंदर आईसीएआई की काउंसिल के नॉमिनी है। ये सब हमने पढ़ना है, नाम नहीं, हमें तो जस्ट कंपोजिशन पढ़नी होगी कि क्यूआरबी में कितने मेंबर हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। क्यूआरबी के अपने रूल्स क्या है? बोर्ड के रूल्स अलग अलग टाइम पर अलग अलग नोटिफिकेशंस आई जिनके अंदर इनके रूल्स को बताया गया। इसमें मेन एक जो पॉइंट है जिसका हमें कवरेज करना है, आप इस वेबसाइट पर व्हाट इज न्यू, इसके अंदर एक प्रोसीजर है जो रिवाइज किया गया था क्वालिटी रिव्यू करने का लास्ट ईयर 21 अक्टूबर 2019 को, ये प्रोसीजर। और इसी प्रोसीजर की अकॉर्डिंग
अब हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। तो QRB क्या है, QRB के फंक्शंस क्या हैं, उसकी पावर्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, टेक्निकल रिव्यूअर कैसे अपॉइंट होंगे, क्वालिफाइड असिस्टेंट, जैसे हमने पीयर रिव्यू के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, इन अ सिमिलर मैनर हमें क्वालिटी रिव्यू के कॉन्सेप्ट को कवर अप करना है। क्वालिटी रिव्यू के कॉन्सेप्ट को मैं प्राइमरीली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। इसके पार्ट नंबर 1 में मैं आपके साथ क्वालिटी रिव्यू के ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप की बात करूंगा। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू। Thereafter, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, इसकी कंपोजिशन, फंक्शंस, पावर्स एटसेट्रा, इसकी बात करेंगे, QRB की। Thereafter, फिर हम टेक्निकल रिव्यूअर एंड क्वालिफाइड असिस्टेंट की डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से हमने पीयर रिव्यू के कॉन्सेप्ट में भी बात की थी। सबसे पहले पीयर रिव्यू का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को लिया था। देयर आफ्टर पीयर रिव्यू बोर्ड, फिर रिव्यूअर एंड क्वालिफाइड असिस्टेंट। इन अ सिमिलर मैनर हम पहले क्वालिटी रिव्यू के ऑब्जेक्टिव्स को, स्कोप को, उसकी बात करेंगे। QRB के फंक्शंस, उसकी कंपोजिशन, ड्यूटीज, पावर्स, उसकी डिस्कशन करेंगे। देयर आफ्टर टेक्निकल रिव्यूअर। जब पीयर रिव्यू की बात करते हैं वहां पर वर्ड आता है रिव्यूअर, पीयर रिव्यूअर या रिव्यूअर, बट क्वालिटी रिव्यू के कॉन्सेप्ट में जो वर्ड है दैट इज टेक्निकल रिव्यूअर। टेक्निकल रिव्यूअर। एंड क्या टेक्निकल रिव्यूअर किसी असिस्टेंट की मदद ले सकता है? यस। तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है क्वालिफाइड असिस्टेंट। और फिर एक इन्हीं के रिलेशन में, जैसे पीयर रिव्यू में पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी का एस्पेक्ट, इन अ सिमिलर मैनर क्वालिटी रिव्यू के अंदर भी कॉन्फिडेंशियलिटी के एस्पेक्ट को हम कवर अप करेंगे। अच्छा, एक चीज ये डिस्कशन करते करते माइंड में आया, दिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस वालों के सिलेबस में सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट्स, जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में सिर्फ पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। जो स्टूडेंट्स न्यू सिलेबस के अंदर हैं उनके सिलेबस में पीयर रिव्यू एज वेल एज क्वालिटी रिव्यू दोनों है। तो जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को बंद करो और बाकी किसी और टॉपिक को रिवाइज कर लो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे जो टॉपिक आएंगे, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फॉर्म्स। जैसे वहां पर एप्लीकेबिलिटी का टॉपिक था, लेवल 1 एंटिटीज, लेवल 2 एंटिटीज एंड स्पेशल केस रिव्यू। यहां पर इसी तरह से सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फॉर्म्स। देयर आफ्टर जैसे वहां पर पीयर रिव्यू का प्रोसेस था, सिमिलर क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस। एंड थर्ड नंबर पर फिर हम बात करेंगे मिसलेनियस की। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को हम बुक में से ही कवर अप करने वाले हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वो बुक में से ही डिस्कस करेंगे। बट इस पर जाने से पहले, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको एक छोटा सा क्वालिटी रिव्यू का कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, जिसके लिए मैं आपको SQC 1 पर लेकर चलूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी रिव्यू। इसके कॉन्सेप्ट में एक रेफरेंस हम लेंगे SQC 1 का। SQC 1 की एक रिक्वायरमेंट है, SQC 1 requires that every firm should establish
क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, या आप सिस्टम का नाम भी दे सकते हैं, which is designed in a manner to provide the firm the reasonable assurance that फर्स्ट पॉइंट, जो फर्म है और इसका स्टाफ है, फर्म एंड इट्स पर्सोनल comply with professional standards and other legal and regulatory requirements, and B point, reports issued are appropriate in the circumstances। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो SQC 1 ने प्रोवाइड कर रखी है कि जो भी फर्म है, मींस एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को एस्टैब्लिश्ड करना है। उस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि हम जो एक प्रैक्टिसिंग यूनिट है, फर्म है, वो एक रीजनेबल एश्योरेंस, एक सेटिस्फेक्शन ले सके कि फर्म और इसमें काम करने वाले पर्संस वो कंप्लायंस कर रहे हैं किसका, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का, एथिकल स्टैंडर्ड का, टेक्निकल स्टैंडर्ड का, एंड जो लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट के दौरान एप्लीकेबल होती हैं, उन सब का कंप्लायंस किया जा रहा है। और जो ऑडिट रिपोर्ट इशू की गई, दैट सीम्स टू बी एन एप्रोप्रिएट वन बेस्ड अपॉन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। तो एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का एग्जिस्ट करना जरूरी है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SQC 1। नाउ अब जो रिव्यूअर है उसको एक चीज चेक करनी है कि क्या फर्म में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसके रिलेशन में एक पॉइंट है जो आपको कवर अप करना होगा, द वेरियस एस्पेक्ट्स to be looked into to ensure existence of effective quality control system। ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में आया है, नया क्वेश्चन, तो इसलिए आपको इसको लर्न करना है। 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन कौन सी चीजें हैं जिनको देखना जरूरी है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि क्या एक फर्म में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर SQC 1 की रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, और वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने SQC 1 के अंदर पढ़ा है, देयर आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, जिसमें लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इंडिपेंडेंस, कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंडिपेंडेंस, इन सब की बातें की गई हैं।
तो एज ए रिव्यूअर चेकिंग क्या करनी है, क्या फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को बना रखा है, एस्टैब्लिश कर रखा है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर रिव्यू कर रहा है एप्रोप्रिएट टाइमिंग्स के ऊपर। क्या फर्म के अंदर जिस पर्सन को मॉनिटरिंग क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो पर्सन नेसेसरी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस, एक्सपर्टीज पोजेस भी करता है कि वो इन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को मॉनिटर कर पाएगा। क्या फर्म अपने पर्सोनल से, अपने स्टाफ से, अपने एंगेजमेंट पार्टनर से हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस एक डिक्लेरेशन लेती है एटलीस्ट एनुअली एज टू द कंप्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। क्या किसी क्लाइंट को की वर्किंग को एक्सेप्ट करते वक्त या पुराना क्लाइंट है उसके वर्क को कंटिन्यू करते वक्त जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स है उनको इंश्योर किया जाता है, एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं एज टू द क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस। तो ये सारी चीजें हैं जिनको रिव्यू करना जरूरी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SQC1। तो पहला टॉपिक जो आपको लर्न करना है वो ये है, द वेरियस सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स दैट आर टू बी लुक्ड इनटू टू एंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। पॉइंट नंबर 1, वेदर द ऑडिट फर्म एस्टैब्लिश एंड इंप्लीमेंट, क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स किसके लिए, ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। SQC1 में पढ़ रखा है जिसमें लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, वो सब आते हैं सारे एलिमेंट। तो क्या एक फर्म ने फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश्ड किया हुआ है और उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है? पहला पॉइंट। क्या EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर रिव्यू कर रहा है एप्रोप्रिएट टाइम पर? किन चीजों का रिव्यू? फर्म के द्वारा जो ऑडिट परफॉर्म की गई उनकी प्लानिंग, ऑडिट करते वक्त एंगेजमेंट पार्टनर ने जो सिग्निफिकेंट ऑडिट जजमेंट्स ली उनका रिव्यू, एंड जो ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस की जा रही है उसको रिव्यू। तो क्या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एप्रोप्रिएट टाइमिंग पर रिव्यू करता है कितनी बातों का? प्लानिंग का, जजमेंट्स का एंड ओपिनियन एक्सप्रेस का। नंबर 3, वेदर द ऑडिट फर्म असाइंस एज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ऐसे पर्सन को असाइन किया गया है हैविंग एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस फॉर दिस रोल एंड sufficient and appropriate authority is being given to that person so that these policies can be monitored appropriately, and wherever any deficiency is being notified by such person he can take the appropriate action। उसको appropriate authority आपको देनी होगी। Fourth point, whether the audit firm obtain at least annually a confirmation letter concerning compliance with the policies and the procedures for the maintenance of independence from all the persons within the firm who are required to ensure the independence, who are required to maintain the independence। तो confirmation letter as to compliance of independence। Next one, whether the audit firm perform the independence confirmation procedure as set in internal rule before acceptance and continuance of an audit engagement। किसी नई ऑडिट को एक्सेप्ट करते वक्त, कंटिन्यू करते वक्त, पुरानी ऑडिट चली आ रही है उसके दूसरे साल के लिए कंटिन्यू करते वक्त एज ए इंटरनल मैटर इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया गया है, एंड व्हेन इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट appropriately confirm that there was no change in the status of independence। हमने अपनी वर्किंग को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म किया है। ऑडिट रिपोर्ट में भी ये लाइन लिखी जाती है। Whether the audit firm develop and provide education and training program so that all the staff members who are engaged in this assurance work are
fully equipped with the updated knowledge. जो अपडेटेड मैटर है, अपडेटेड कंटेंट है, लॉ की, स्टैंडर्ड्स की एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की अप्रोप्रिएट एंड अपडेटेड नॉलेज उन पर्संस को होनी चाहिए, that fully take into account knowledge, experience, competence and capabilities of the professional staff. तो ये आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन बनता है जो स्टडी मटेरियल में भी आया हुआ है। क्वालिटी कंट्रोल से, क्वालिटी रिव्यू से सॉरी, क्वेश्चन आज तक बहुत बहुत कम पूछे गए हैं, बट आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जो आगे के एग्जाम है उसमें 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्वालिटी रिव्यू से पूछा जाएगा। स्टडी मटेरियल ने भी अब इसके काफी क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया है, जिसमें ये क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर इवैल्यूएशन व्हाइल कंडक्टिंग क्वालिटी रिव्यू इन टर्म्स ऑफ SQC1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो आपको इसके अंदर इन 6 पॉइंट्स को कवर अप करना होगा। सो ये हमारा पहला टॉपिक था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SQC1। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है दैट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है क्वालिटी रिव्यू का? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू, ऑब्जेक्टिव और एक है स्कोप। मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया क्वालिटी कंट्रोल का, उसी के रेफरेंस में अब आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू को एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू को, दोनों टॉपिक को लर्न करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वालिटी रिव्यू। क्वालिटी रिव्यू का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इवैल्यूएट द ऑडिट क्वालिटी एंड एडहेरेंस टू वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो क्वालिटी रिव्यू का प्राइमरी फोकस हमारा ऑडिट की क्वालिटी को इवैल्यूएट करना, लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंसेस को इवैल्यूएट करने का है। इट इन्वॉल्व असेसमेंट ऑफ द वर्क ऑफ ऑडिटर व्हाइल कैरिंग आउट देयर ऑडिट फंक्शन। किस लिए? ताकि जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है वो ऑडिट की क्वालिटी, रिपोर्टिंग बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उनकी क्वालिटी को असेस कर सके, whether the work of audit is being performed in accordance with the quality control policies and the procedure। क्या एक फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स को, उनकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश्ड किया है या नहीं किया है। एंड क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क that are adopted by the statutory auditor or audit firms in conducting the audit। ये मेन ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी रिव्यू का, दैट इज असेसमेंट ऑफ वर्क ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के वर्क की असेसमेंट, सो दैट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में असेस क्या, जो ऑडिट है और ऑडिटर के द्वारा इशू की गई रिपोर्ट्स है उनकी क्वालिटी को असेस किया जा सके, एंड एट द सेम टाइम द क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क दैट इज बीइंग डिजाइन्ड बाय द ऑडिट फर्म और बाय द ऑडिटर, उसको असेस किया जा सके क्या क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क एप्रोप्रिएटली डिजाइन किया गया है या नहीं किया गया है। क्वालिटी रिव्यू दैट इज इनिशिएटेड बाय द QRB आर डिजाइन्ड टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस weaknesses and the deficiencies related to how the audits were performed by the audit firm। ऑडिट की डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू अचीव दैट गोल क्वालिटी रिव्यूज
include review of certain aspects of selected statutory audits performed by the firm। तो अब कौन सी फर्म को सिलेक्ट किया जाना है उसका अपना क्राइटेरिया है, उन फर्म के अंदर कौन सी ऑडिट को सिलेक्ट किया जाना है उसका अपना एक अलग क्राइटेरिया है। तो वो क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे, हाउ द फर्म्स आर बीइंग सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिटी रिव्यू। इन द कोर्स ऑफ reviewing aspect of selected audit, a reviewer may identify the way in which a particular audit is deficient, including failures by the firm to identify or to address appropriately the aspects जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयरली पिक्चर फाइनेंशियल पोजीशन की एंड बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्ट्स की इन कंफर्मेशन विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। मैं आपको अभी एक क्वालिटी रिव्यू की रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, हाउ द डेफिशिएंसीज आर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय द टेक्निकल रिव्यूअर और फिर उसको क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने किस तरीके से अपनी रिपोर्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। इट इज नॉट द पर्पस ऑफ अ रिव्यू टू रिव्यू ऑल ऑफ अ फर्म ऑडिट, कि एक फर्म की सारी ऑडिट करना पीआरबी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू आइडेंटिफाइड एवरी एस्पेक्ट इन विच अ रिव्यू ऑडिट इज डेफिशिएंट, कि हर एक कमी को निकालना ऑब्जेक्टिव नहीं है। अकॉर्डिंगली a review should not be understood to provide any assurance कि एक सीए फर्म के द्वारा की गई ऑडिट और उसके क्लाइंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उनके ऊपर इशू की गई रिपोर्ट दे आर फ्री ऑफ एनी डेफिशिएंसी। जैसे हम ऑडिट की लिमिटेशन देते हैं, इन अ सिमिलर मैनर लिमिटेशन आ गई हमारे सामने किसकी, क्वालिटी रिव्यू की, कि क्वालिटी रिव्यू के अंदर एक ऑडिट फर्म की ईच एंड एवरी एंटिटी को सिलेक्ट नहीं किया जाता है, लिमिटेड एंटिटी को सिलेक्ट किया जाता है और उसमें जो कमियां निकाली जाती हैं वो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को लेकर के कमियां नहीं निकाली जाती, रादर लिमिटेड जो हमें एरिया दिया जाता है उसके अंदर उन कमियों को निकाला जाता है। मैं आपको एक क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। यह रिपोर्ट है 2019-20 की, 2019-20 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आपको कुछ बातें मैं आपको दिखाता हूं। ये इसका कंटेंट है, एक बार इसके कंटेंट को देखिए, इसमें क्या क्या मेन बातें लिखी गई हैं। इस रिपोर्ट के अंदर पेज नंबर 8 पर इन्होंने बताया है हाउ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड सेलेक्ट ऑडिट फर्म्स फॉर द रिव्यू। क्वालिटी रिव्यू ये करते कैसे हैं, ओवरऑल ट्रेंड क्या है ऑडिट एंगेजमेंट रिव्यूज का, इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, अदर रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन के ऊपर, फिर कुछ अनेक्शर्स इन्होंने लगाई है। थोड़ा सा मैं आपको इस रिपोर्ट के बारे में दिखाता हूं। ये ओवरऑल ट्रेंड है इनका। 2012 से लेकर 2015 में इन्होंने 155 एंगेजमेंट्स को रिव्यू किया था, बड़ी बड़ी एंटिटीज की। 15-16 में 40, 16-17 में 108 एंड सो ऑन। जो इनकी फाइंडिंग्स आई हैं, 6% एरिया में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इनको लगता है जरूरत है, 60% एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, 34% एक्सेप्टेबल था। एक्शन क्या लिया गया 2012-13 से लेकर 19-20 के बीच में? क्यूआरबी ने टोटल 546 रिव्यू किए,
जिसमें से इन्होंने 33 केसेस तो ICAI की काउंसिल को भेज दिए फॉर नेसेसरी एक्शन। मींस डेफिशिएंसी हाई लेवल की थी और ICAI की काउंसिल ने उसमें से 11 केस डिसिप्लिन डायरेक्टरेट को दे दिए, जिसमें से 5 केस में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी भी मान लिया गया। ओपिनियन है और उनकी हियरिंग्स चल रही है। 19 केसेस में एडवाइजरी दे दी गई, 3 केस ICAI की काउंसिल ने क्लोज कर दिए। 326 केसेस में क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने एडवाइजरी इशू की है क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो इस तरीके से ये एक्शंस लिए गए। फिर ये 1920 के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। 3% केसेस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, 82% केसेस में इंप्रूवमेंट चाहिए, सिर्फ 15% एक्सेप्टेबल है। 72 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को रिव्यू किया गया, उसमें से उनके 69 एंटिटीज को रिव्यू किया, जिसमें से 87 ऑडिट फाइल्स रिव्यू की गई, 71 को एडवाइजरी दी गई है, 3 मैटर ICAI की काउंसिल को रेफर कर दिए गए, 13 मैटर क्लोज कर दिए गए। फिर स्टैंडर्ड्स के ऊपर इन्होंने डिटेल दी। SQC 1 में 26% केसेस में ऑब्जर्वेशन आ रही है। SA 210 की ऑब्जर्वेशन 10% केसेस में आई। SA 220 की ऑब्जर्वेशन 7% केसेस के अंदर आई है। ये परसेंटेज है रिव्यूड ऑडिट फर्म की, जहां पर स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने जो टेक्निकल रिव्यूअर अपॉइंट किए थे उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ऑब्जर्वेशंस हैं। अदर रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशंस के ऊपर, जिसमें कारों के ऊपर 17%, शेड्यूल 3 पर 46%, कंपनीज एक्ट पर 12%, 25% ऑन अदर लीगल मैटर्स। फिर एक एक स्टैंडर्ड के ऊपर इन्होंने बताया कि हमारा फोकस एरिया क्या था, हमारी इस एरिया के अंदर हमने किन किन चीजों को कवर करने के बाद हमारी मेन फाइंडिंग्स क्या आई। फाइंडिंग्स में जैसे एक फाइंडिंग, नॉट एस्टैब्लिशिंग सफिशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव सुटेबली डिजाइन्ड सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम सुटेबली डिजाइन एस्टैब्लिश नहीं किए गए। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर ईच ऑफ द 6 एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड नहीं किया गया। डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रॉपर नहीं है। फिर इन्होंने जो एलिमेंट से लीडरशिप का, एथिकल का, इंडिपेंडेंस का, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स, कंसल्टेशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक एक पॉइंट के ऊपर इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को दे रखा है। तो इस तरीके से एक एक स्टैंडर्ड पर, यह सारा SQC 1 चल रहा है। फिर इसके बाद ये SA 220 की बात आ गई, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके ऊपर इनकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी। सो इन दिस मैनर क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड QRB, उसने अपनी इस रिपोर्ट को दिया है और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो दिसंबर 2020 में रिलीज हुई थी। ये रिपोर्ट आपको QRB की वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप देखना चाहें तो QRB की वेबसाइट पर होम पेज पर व्हाट्स न्यू के अंदर सबसे ऊपर यही पड़ा है। 25 दिसंबर 2020 को रिलीज हुई थी ये रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू। तो क्वालिटी रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी रिव्यू का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू असेस द वर्क ऑफ ऑडिटर एज टू द ऑडिट फंक्शन सो दैट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कैन असेस वेदर द so that the quality review board can assess the quality of audit and the reporting. Audit और audit report उनकी क्वालिटी को assess करना
एंड एट द सेम टाइम जो क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क मींस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को बनाया गया है, एस्टैब्लिश्ड किया गया है, उन चीजों को असेस करना। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि एक ऑडिट फर्म की ईच एंड एवरी एंटिटी को एग्जामिन नहीं किया जाता और एक एंटिटी के अंदर भी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को एग्जामिन नहीं किया जा सकता, एंड हेंस ये क्वालिटी रिव्यू वर्क कैन नॉट बी considered as any kind of assurance about the firm audit, about the client's financial statement, about the report on client's financial statements. So this is about the objective of quality review. 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे पहले ये क्वेश्चन नवंबर 18 की आरटीपी में आया है, एग्जाम में कभी नहीं आया और स्टडी मटेरियल ने भी इसको कवर अप किया है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू का। बहुत सिंपल है, क्वालिटी रिव्यू के स्कोप के अंदर हमें किन किन चीजों को चेक करना है। नंबर 1, टू एग्जामिन क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने एप्लीकेबल टेक्निकल स्टैंडर्ड, अदर एप्लीकेबल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड एंड अदर रेलिवेंट गाइडेंस। अब ये अदर रेलिवेंट गाइडेंस क्या है? अदर रेलिवेंट गाइडेंस का मीनिंग दिया गया है एज गाइडेंस नोट्स इशूड बाय ICAI एंड कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय द ICAI। सो क्या मेंबर्स जो ऑडिट फर्म्स हैं, वेदर दे आर ensuring the compliance with the applicable technical standard and other legal and regulatory requirements and other guidance. Number 2, examine whether the statutory auditor has ensured compliance with the relevant law and regulation as required under the applicable auditing standards. जैसे आप कंपनी लॉ की ऑडिट कर रहे हैं, देन आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताई गई सारी चीजों का कंप्लायंस करना होगा। यदि वो कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, देन एट द सेम टाइम सेबी की रेगुलेशंस की कंप्लायंसेस को भी आपको इंश्योर करना होगा। एग्जामिन वेदर AFUR स्टैंड्स फॉर ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, audit firm under review. Examine whether the AFUR has implemented a system of quality control with reference to the applicable quality control system. Means quality control system implement किया है, नहीं किया है। Examine no material misstatement of assets and liabilities as at the reporting date in respect of the selected entity. So ये 3 बातें तो किसकी हो गई? जो ऑडिट फर्म है उसके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की, कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की, कंप्लायंस विद गाइडेंस नोट, वो तो टेक्निकल स्टैंडर्ड वाले पॉइंट में ही आ जाएगा, कंप्लायंस विद लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की। और उसके अलावा एक जो आपने इस ऑडिट फर्म की जिस ऑडिट को सिलेक्ट किया, जिस क्लाइंट की वर्किंग को जिसने इस ऑडिट फर्म ने किया है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF थी या नहीं थी, तो वो भी एग्जामिन करना है। तो जब मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई तो उसमें ना केवल मैं आपके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा था, बट एट द सेम टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी बात की गई। परसेंटेज ऑफ एंटिटीज हैविंग ऑब्जर्वेशंस ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंटिटीज क्या है? जो ऑडिट फर्म के क्लाइंट्स हैं, ऑडिट फर्म्स के क्लाइंट्स। जैसे इस ईयर 72 ऑडिट फर्म के 69 क्लाइंट की 87 ऑडिट फाइल को रिव्यू किया था QRP। 72 क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स। 69 एंटिटीज कौन सी हैं? ये बिजनेस यूनिट्स, बिजनेस एंटिटीज, और ये उनकी ऑडिट एंगेजमेंट्स, ऑडिट फाइल्स। सो स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू बहुत सिंपल सा टॉपिक, 4 चीजों की आपको एग्जामिनेशन को कवर अप करना है। एग्जामिनेशन वेदर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज कंप्लाइड विद द
professional standards in India, and at the same time we need to examine whether the other guidance notes, other standards are also being complied with or not. अदर गाइडेंस के अंदर जो चीजें कवर अप की गई है अदर रेलिवेंट गाइडेंस में, नंबर 1 गाइडेंस नोट्स इशूड बाय द ICAI, एंड नंबर 2 के ऊपर दैट इज कोड ऑफ एथिक्स. देयर आफ्टर सेकेंड पॉइंट में रिव्यूअर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन whether the statutory auditor has complied with the applicable law and regulations as per the applicable auditing standard. जो एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के कंप्लायंसेस को करना था, तो क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने उन कंप्लायंसेस को इंश्योर किया है या नहीं किया है. नंबर 3 के ऊपर, क्या ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू उसने एक एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल. एंड लास्ट वन, एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है एज टू द असेट्स एंड द लायबिलिटीज एज ऑन रिपोर्टिंग डेट. फिर एक मीनिंग दिया गया है टेक्निकल स्टैंडर्ड का. ऐसा ही मीनिंग आपने पीयर रिव्यू में भी पढ़ा था, प्रोफेशनल एथिकल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड का. ऐसा ही मीनिंग एक आप यहां आ गया, यहां पढ़ लो. टेक्निकल स्टैंडर्ड में क्या क्या इंक्लूड है? प्रीफेस टू द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज. Accounting standards notified under section 133, accounting standard issued by the ICAI, framework for the preparation and presentation of the financial statement issued by ICAI, applicable quality control and standards as issued by the ICAI and notified under the relevant law, statements on auditing issued by the ICAI, notification direction guidelines issued by the ICAI including सेल्फ रेगुलेटरी मेजर. सेल्फ रेगुलेटरी मेजर यदि आपको ध्यान आ रहे हो, ज्वाइंट ऑडिट के रिलेशन में, की फीस के रिलेशन में, ब्रांच ऑडिट के रिलेशन में, मैंने आपको प्रोफेशनल एथिक्स में कराया था लास्ट लेक्चर के अंदर. अदर रेलिवेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. गाइडेंस, अदर रेलिवेंट गाइडेंस का मतलब गाइडेंस नोट एज इशूड बाय द ICAI ऑन अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग मैटर एंड कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय द ICAI. सो ये स्कोप का टॉपिक हो गया और इसके अंदर हमने टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड अदर रेलिवेंट गाइडेंस के मीनिंग को भी कवर अप किया. और इसका क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू, ये नवंबर 19 की RTP में आया हुआ था. तो इसके साथ हमारा पहला टॉपिक कवर अप हुआ है एंड दैट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू. ठीक है, अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड दैट इज QRB, कंपोजिशन, फंक्शंस एंड पावर्स. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, इसके जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन नंबर 28A, 28B एंड 28C ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंदर दिए गए हैं कि QRB, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, इसकी पावर्स क्या क्या हैं, वो सब हम सेक्शन 28A, B, C के अंदर कवर अप करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड टॉपिक को जिसका नाम है QRB का. इस टॉपिक के अंदर हमें जिन जिन चीजों को कवर अप करना है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ QRB. QRB को एस्टैब्लिश कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. इसका कंपोजिशन क्या होगा QRB का? 11 मेंबर होंगे. चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स को नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 5 मेंबर्स को नॉमिनेट ICAI की काउंसिल करेगी. टेन्योर वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है इसके वैसे. और QRB के फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शंस ऑफ QRB, ड्यूटीज ऑफ QRB, ये सब चीजें हम स्टैट्यूटरी पढ़ेंगे सेक्शन 28A, 28B एंड 28C ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट
1949 के अंदर। फिर इसके अंदर जो टॉपिक आएगा दैट विल बी द पावर्स ऑफ QRB। QRB की पावर्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जनरल टॉपिक है, लर्निंग वाला। मैं एक बार आपको इन टॉपिक्स को एक क्विक रीडिंग करा देता हूं नोट्स में से। QRB का एस्टैब्लिशमेंट, उसका कंपोजिशन, फंक्शंस, ड्यूटीज एंड पावर्स आपको लर्न भी करनी होगी। सेक्शन 28A ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 ये कहता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हैज बीन सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड करेगी। बोर्ड में कितने पर्सन होंगे? 11 चेयरपर्सन एंड 10 मेंबर्स। चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करेगा? सीजी करेगी। रिमेनिंग 5 मेंबर को कौन नॉमिनेट करेगा? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की काउंसिल करेगी। जो मेंबर्स हैं वो कौन से होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकता है? द पर्सन्स ऑफ एमिनेंस हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी, जिनकी इन फील्ड के अंदर नॉलेज है। यह हो गया QRB का कंपोजिशन, बड़ा सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं। QRB के फंक्शंस क्या हैं ये भी आप याद कर लीजिएगा, फंक्शंस भी एज वेल एज पावर्स भी। फंक्शंस ऑफ QRB: टू मेक recommendations to the council with regard to the quality of services provided by the members। काउंसिल को recommendations देना, to review the quality of services provided by the members of the institute and to guide the members of the institute how they can improve the quality of the services and how they need to adhere to various statutory and other regulatory requirements। So 3 मेन फंक्शंस हैं QRB के। रिकमेंडेशंस देना काउंसिल को एज टू द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, मेंबर्स को की सर्विसेज को रिव्यू करना एंड मेंबर्स को गाइड करना in a relation to quality of services as well as adherence to other legal and statutory requirements या regulatory requirements कह सकते हैं। Scope of review by the QRB: क्या QRB किसी भी एंटिटी की ऑडिट को सिलेक्ट कर सकता है? किसी भी ऑडिट फर्म की किसी भी एंटिटी को सिलेक्ट कर सकता है? अर्लियर दैट वाज द केस, बट जब ये नया प्रोसीजर लास्ट ईयर इशू हुआ तो इसमें एक लिमिटेशन लगा दी गई कि जो अथॉरिटीज हैं उनकी फंक्शंस, उनकी पावर ओवरलैप ना हो, तो इसलिए कुछ लिमिटेशन लगाई गई। यहां पर एक और अथॉरिटी कंपनी एक्ट के अंदर बनी हुई है जिसका नाम है नफरा। ध्यान आ गया होगा, जब कंपनी ऑडिट के चैप्टर पढ़ा था उसके लास्ट लेक्चर में सेक्शन 132 और नफरा रूल्स मैंने आपको कराए थे। कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो कवर्ड हैं इन नफरा रूल्स, वो रूल नंबर 3 में डिफाइन थी। तो यदि किसी एंटिटी की कवरेज नफरा के प्रोविजंस में हो रही है, दैट मींस दैट एंटिटी की वर्किंग, उसकी इफेक्टिवनेस, वो सब चीजों को रेगुलेट कौन कर रहा है? नफरा कर रहा है। तो क्या ऐसी एंटिटीज के रेफरेंस में QRB भी अपनी फंक्शनिंग करे? तो QRB को कहा गया नो, QRB आप उन एंटिटीज को जो नफरा के रूल 3 के अंदर कवर अप हो रही हैं, आपके स्कोप में हम उनको कवर नहीं कर रहे। हां, यदि नफरा ने कोई पर्टिकुलर केस आपको क्वालिटी रिव्यू के लिए रिकमेंड किया, देन डेफिनेटली आपको उसका क्वालिटी रिव्यू करना होगा। तो QRB के स्कोप में 2 तरह की एंटिटीज आ गई। एक तो वो एंटिटीज दैट आर नॉट बीइंग कवर्ड इन रूल नंबर 3 ऑफ द नफरा, एंड नंबर 2 वो एंटिटीज दैट आर बीइंग रेफर्ड बाय द नफरा टू द QRB। स्कोप ऑफ रिव्यू ऑफ QRB: MCA has clarified to the QRB that in view of section 132 subsection 2 of the Companies Act 2013,
Read with rule number 9 sub rule 4 of the NAFRA rules 2018. The issue of QRB reviewing the audit of the companies or body corporate which are specified under rule number 3 of the NAFRA will only arise यदि नफरा ने ये मैटर रेफर किया है क्यूआरबी को, अदरवाइज नो। तो इसका मतलब क्यूआरबी के स्कोप में कौन कौन सी एंटिटीज आई? 2 एंटिटीज। entities other than those specified under rule 3(1) of the NAFRA rules and entities referred to QRB by the NAFRA under rule number 9 of NAFRA rules 2018. So अब QRB 2 एंटिटीज को अपने स्कोप में क्वालिटी रिव्यू के लिए कवर कर सकता है। नंबर 1, एंटिटीज नॉट कवर्ड इन रूल नंबर 3 ऑफ NAFRA रूल्स एंड एंटिटीज दैट आर रेफर्ड बाय द NAFRA टू द QRB। नेक्स्ट वन, पावर्स ऑफ QRB। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का, ये आपको लर्न करना है। मैं रीडिंग करा देता हूं इसकी आपको। रूल नंबर 6 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोसीजर्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ QRB, terms and conditions of service and allowances of the chairperson and members of the board rules 2006। आप सिंपल एज पर रूल नंबर 6 लिख दो, इतना बड़ा नाम कहां याद रखोगे। स्पेसिफाइज दैट द बोर्ड मींस QRB in discharge of its function, number 1, evaluate and review quality of work and services provided by the members of the institute in such manner as it may decide। और ये किस मैनर में रिव्यू करता है? मैंने जो आपको अभी रिपोर्ट दिखाई थी उस रिपोर्ट में इन्होंने उस मैनर को भी डिस्क्लोज कर रखा है, हाउ द रिव्यू इज बीइंग कैरिड आउट। नंबर 2, to lay down the procedure of evaluation criteria to evaluate various services that are being provided by the members of the institute and to select in such manner and form as it may decide the individual or firms rendering such services for review। So evaluation criteria, किस तरीके से हम evaluate करेंगे और how the entities are being selected for the purpose of review, ये हमारे मैनर में होगा। ये सारा का सारा मैनर ना आपको कहां मिलेगा? इन QRB प्रोसीजर्स के अंदर मिलेगा। ये QRB का पूरा रिवाइज प्रोसीजर है जो लास्ट ईयर 2019 में इशू हुआ था, लास्ट ईयर 2019 में, प्रोसीजर फॉर क्वालिटी रिव्यू ऑफ ऑडिट सर्विसेज और ऑडिट फर्म्स। तो इसके अंदर डिटेल्ड प्रोसीजर आपको मिलेगा कि किस तरीके से काम किया जाएगा। कवरेज ऑफ सर्विसेज फॉर क्वालिटी रिव्यू, कैसे टेक्निकल रिव्यूअर एंगेज किए जाएंगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म्स फॉर द क्वालिटी रिव्यू, स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू का डिटेल्ड प्रोसेस। तो ये किसने दे रखा है? अगेन क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने दे रखा है। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में कॉल फॉर इंफॉर्मेशन किससे? इंस्टीट्यूट, काउंसिल, उनकी कमेटी, मेंबर्स, क्लाइंट्स ऑफ द मेंबर और अदर पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन इन सच मैनर एज इट मे डिसाइड। इनवाइट एक्सपर्ट, किस लिए? एक्सपर्ट एडवाइस के लिए और ओपिनियन के लिए और एनालिसिस के लिए ऑन एनी मैटर और इशू जहां पर बोर्ड को लगता है वर्क और ऑडिट की क्वालिटी को असेस करने के लिए जरूरी है एक एक्सपर्ट की ओपिनियन, एक एनालिस्ट की ओपिनियन, एक एडवाइजर की ओपिनियन। और काउंसिल को रिकमेंडेशन देना कि मेंबर्स को गाइड करिए हाउ दे कैन इंप्रूव देयर प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड क्वालिफिकेशंस, क्वालिटी ऑफ वर्क, सर्विसेज ऑफर्ड, एडियरेंस टू वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स। सो ये QRB की वेरियस पावर्स है
प्रोसीजर्स को बताना, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को बताना, फर्म को सेलेक्ट करना, काउंसिल को रिकमेंडेशन देना, काउंसिल से, कमेटी से, मेंबर से मेंबर्स के क्लाइंट से, एनी अदर पर्सन से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की डिमांड करना. सो ऑल आर विद इन द पावर्स ऑफ द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. सो लर्निंग आपने करनी है. मेन पॉइंट्स क्या क्या है एक बार और क्विक रिवाइज कराता हूं आपको. रिव्यू द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द मैनर एज इट मे डिसाइड. Lay down the procedure for evaluation criteria and to select the audit firm in the manner as they may decide. Call for information from the institute, उसकी committees, members, clients or any other person. Invite expert to provide expert or technical advice or opinion on any matter or issues where the board feels that for the purpose of assessing the quality of work performed by the members an advice is required. And last one, to make recommendations to the council to guide the members as to the improvement of the quality of the services that are being rendered by them. अब यदि यहां पर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी सी पॉइंट पर, यदि बोर्ड ने इंफॉर्मेशन मांगी किसी मेंबर से और मेंबर ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इस मेंबर्स की रेगुलेटरी बॉडी के पास चले जाओ, मतलब आईसीएआई के पास चले जाओ और आईसीएआई को कहो अपने मेंबर से ये इंफॉर्मेशन लेके दे दो. यदि किसी कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगी और कंपनी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास चले जाओ और उनको कहो इस कंपनी से ये इंफॉर्मेशन लेकर दो. वेयर द बोर्ड डज नॉट रिसीव द इंफॉर्मेशन called for it from any member of the institute, the board may request the institute to obtain the information from the member and furnish the same to the board. Where the board does not receive the information called by it from any company, then the board may request the central government in the Ministry of Corporate Affairs for assistance in obtaining that information. So these are the various powers of the QRP. Now, अब इसके रिलेशन में कवरेज ऑफ सर्विसेज फॉर द क्वालिटी रिव्यू एक टॉपिक अलग बना रखा है, बट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्वालिटी रिव्यू के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज को कवर अप किया जा सकता है. नंबर 1, एंटिटीज विच आर नॉट बीन कवर्ड अंडर रूल नंबर 3 ऑफ द नफरा और एंटिटीज विच आर बीइंग रेफर्ड बाय नफरा टू द QRB. Quality review in terms of the provisions under the Chartered Accountant Act 1949 is directed towards the review of audit quality, adherence to various statutory and other regulatory requirements. Accordingly, the quality review would involve assessment of work of statutory audit so that board is able to assess quality of statutory audit and quality control framework. ये दोनों पॉइंट मैंने आपको जब ऑब्जेक्टिव करवाया था उसके अंदर डिस्कस करे हैं. ये एक्सक्लूजन ये अभी स्कोप के अंदर पड़ा है. अच्छा, ये अलग पॉइंट लिखा हुआ जनरल पॉइंट है. इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट और एनी अदर स्पेशल पर्पस ऑडिट which may be covered by the board at a later stage, but right now it is not covered. And review of services that are provided by the members who are in service, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान इन सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन इट विल नॉट बी कवर्ड. फिर उसका क्वालिटी रिव्यू नहीं कराना. क्वालिटी रिव्यू तभी होगा व्हेन अ पर्सन is rendering the services in his capacity as a practicing member. बट ये पॉइंट आपने लिखा है बट इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं बनती. रीजन, अ मेंबर हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, क्या वो अपने एम्प्लॉयर को ऑडिट की सर्विस दे सकता है? एज सच आंसर इज नो, नहीं दे सकता. तो इसका जो क्वेश्चन है दैट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द पावर्स entrusted to the quality review board in discharge of its functions. So ये पॉइंट भी हमारा कवर हो गया. तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा. सेकंड पॉइंट कवर हो गया, क्यूआरबी का कंपोजिशन, उसकी फंक्शंस, उसका पावर एंड स्कोप. नो अब बात करते हैं टेक्निकल रिव्यूअर की. जैसे हमने
पीयर रिव्यू के अंदर रिव्यूअर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ा था। रिव्यूअर किसी क्वालिफाइड असिस्टेंट की मदद ले सकता है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ा था। रिव्यूअर एंड क्वालिफाइड असिस्टेंट दोनों को एज वेल एज मेंबर्स ऑफ द पीआरबी इनको एक डिक्लेरेशन देनी थी एज टू द कॉन्फिडेंशियलिटी की। वही सिमिलर टॉपिक इसी तरह से, क्राइटेरिया नो डाउट डिफरेंट है थोड़ा सा वो, बट मैनर वही है उसी तरीके से। तो अब हमें रिव्यूअर, यहां पर जो वर्ड यूज्ड होगा वो रिव्यूअर ना होगा, टेक्निकल रिव्यूअर वर्ड यूज्ड होगा, क्वालिफाइड असिस्टेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी, इस टॉपिक को कवर अप करना है। चलिए, सेवनटीन पॉइंट 10 तो क्राइटेरिया है, इसकी बात बाद में करूंगा, प्रोसेस की बात भी बाद में करूंगा। टेक्निकल रिव्यूअर एंड असिस्टेंट, टॉपिक नंबर 17.12, एम्पैनलमेंट। The board has specified following basic minimum criteria for empanelment of technical reviewer, जिसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन एम्पैनलमेंट प्रोसेस के थ्रू QRB की वेबसाइट पर अवेलेबल है। क्राइटेरिया कवर कराने से पहले मैं आपको QRB की वेबसाइट पर ही लेकर चल रहा हूं। यहां पर राइट हैंड साइड के ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है फॉर एम्पैनलमेंट एज अ टेक्निकल रिव्यूअर विद द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। क्लिक कर दूं, लो जी, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। फिल करना चाहें मिस्टर, नेम फिल करना चाहें, अब नेम फिल कर दो इस तरीके से, नेम, जेंडर, इस तरीके से ये कंप्लीट फॉर्म है जो आपको ऑनलाइन फिल करना है। टेक्निकल रिव्यूअर की लिस्ट भी मिल जाएगी आपको। जो टेक्निकल रिव्यूअर होते हैं ना, 3 साल के लिए उनको एम्पैनल किया जाता है। रुको मैं ढूंढ कर दिखाता हूं, एक दो उसमें आपके शहर के भी मिल जाएंगे। कहां पर होंगे रिव्यूअर? साइट मैप पर चलते हैं। थे तो सही कहीं पर, मैंने देखे भी थे पहले, वेट करो दिखाता हूं। ये रहा ना। इंस्पेक्शन एंड रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको पैनल ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर मिलेंगे। 2 लिस्ट हैं, मैं पहले नीचे वाली लिस्ट क्लिक की है। ब्लॉक पीरियड 1718 से लेकर 1920 में ये सब टेक्निकल रिव्यूअर हैं जिनको क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने अपने पैनल में कवर अप कर रखा है। पहला नाम है सीए पवन कुमार गोयल गाजियाबाद से, सेकंड गणेश बालाकृष्णन हैदराबाद एंड सो ऑन। गाजियाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, आपके शहर के भी मिल जाएंगे ढूंढोगे तो। 3 साल का ब्लॉक पीरियड है, 1718 से 1920 का ये था, एक ही दिया हुआ है, इससे पहले का इन्होंने शायद हटा लिया है। तो जो टेक्निकल रिव्यूअर है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। 3 साल के लिए टेक्निकल रिव्यूअर को एम्पैनल किया जाता है। देयर आफ्टर उनकी वर्किंग के बेस पर उनको आगे रिन्यू किया जा सकता है। चलिए, एम्पैनलमेंट के लिए क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, 15 years minimum post qualification experience as a chartered accountant and currently active in the practice of accounting and auditing. Should have handled as a signing partner or proprietor of at least 3 minimum 3 statutory audit as a central statutory audit of a bank,
पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ एंड अबव ड्यूरिंग द लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट जिसमें बैंक, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी टर्नओवर 50 करोड़ एंड अबव से ज्यादा की हो, जिसमें एटलीस्ट वन मस्ट बी एंटिटी अदर देन प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के अलावा एक एंटिटी बैंक, गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी, एक एंटिटी ऐसी होना जरूरी है। शुड नॉट हैव एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट हिम or any disciplinary action under the Chartered Accountant Act, any penal action under any other law taken or pending against him during last 3 financial years. Currently, he should not be a member of the QRB. QRB का member technical reviewer एम्पैनल नहीं हो सकता। ICAI की सेंट्रल काउंसिल का मेंबर, रीजनल काउंसिल का मेंबर, ब्रांच लेवल मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए। यदि वो काउंसिल का मेंबर है, रीजनल काउंसिल का मेंबर है, सेंट्रल काउंसिल का मेंबर है, ब्रांच का मेंबर है, मैनेजिंग कमेटी का, इन दैट केस वो पर्सन एज अ टेक्निकल रिव्यूअर एम्पैनल होने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। अच्छा, ये लर्न कर लीजिएगा। ये ABCD आएंगे, ABCDEFGH नहीं। द बोर्ड में स्पेसिफाई एनी अदर क्राइटेरिया फ्रॉम टाइम टू टाइम अपार्ट फ्रॉम द एफर्ट्स एट बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया एंड द बोर्ड हैज द राइट टू रिजेक्ट any application for empanelment as technical reviewer without assigning any reason. बिना किसी रीजन के एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड। एम्पैनलमेंट विल बी फॉर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years, subject to obtaining annual declaration as to meeting the basic minimum criteria. However, empanelment does not in any way guarantee कि आपको रिव्यू का काम मिलेगा ही मिलेगा। ये आपने एथिक्स में भी चीजें पढ़ी हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था कि यदि एक प्रैक्टिसिंग मेंबर एम्पैनल था विद एन अथॉरिटी और उसको कोई काम नहीं मिला, तो उसने जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये पैनल बना रखा था उसको लेटर लिखी, दैट वाज रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो जो क्वेश्चन था कि मुझे काम नहीं दिया जा रहा, तो यहां पर भी वही क्लैरिफिकेशन है कि आपके नाम को पैनल में इंक्लूड कर लिया गया है। दैट डज नॉट गारंटी कि आपको क्वालिटी रिव्यू का काम दिया ही जाएगा। Technical reviewer, they are also required to undergo training on emerging area like Ind AS, Amendment in Company Act, Technical Standard, Valuation Standard, other relevant law regulation. They need to participate in training workshop programs organized by various program organizing units. Program organizing units of CPE, continuous professional education, on these efforts at area और अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। दे शैल सबमिट, ये 6 गलत है, कुछ नहीं है, काट दो। दे शैल सबमिट एनुअल डिक्लेरेशन टू द QRB रिगार्डिंग देयर पार्टिसिपेशन इन दिस वर्कशॉप एंड द प्रोग्राम्स। अब इसमें समझाने का तो कुछ था ही नहीं। After completion of the initial block period, the board may decide to offer renewal of empanelment to the technical reviewer, subject to his consent for another block period, based upon assessment of quality of review work performed by the technical reviewer during the period, after meeting the basic minimum criteria, participation in training workshop, or any other factor as considered by the board time to time. तो अब यदि हम टेक्निकल रिव्यूअर के रेफरेंस में बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया की बात करते हैं, करंटली ही शुड बी इन प्रैक्टिस, 15 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, करंटली प्रैक्टिस में है किस फील्ड में? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर। पिछले 10 सालों के अंदर कम से कम उसने 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रखी हैं। कौन सी?
Central statutory audit of bank, government companies, public companies, private limited company having annual turnover of 50 crore or more. बट इंश्योर करिएगा एटलीस्ट एक ऑडिट अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की भी होनी चाहिए। उसके बाद कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, वेदर अंडर द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट और एनी पिनल एक्शन अंडर एनी अदर लॉ इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, एंड ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ QRB, सेंट्रल काउंसिल, रीजनल काउंसिल और मैनेजिंग कमेटी एट द ब्रांच लेवल। फिर उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि बोर्ड चाहे तो एनी अदर क्राइटेरिया फिक्स कर सकती है इन एडिशन टू दैट मिनिमम क्राइटेरिया। देयर आफ्टर जो एम्पेनलमेंट है दैट विल बी फॉर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years। बिसाइड्स दैट these technical reviewers are required to participate in the programs, training programs, workshops that are being organized by program organizing units of CPE, जो कमेटी है ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन की जो कमेटी है वो उसकी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट्स हैं वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं इंडेस पर, कंपनी लॉ की अमेंडमेंट्स के ऊपर, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स पर, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर, तो वो आपको अटेंड करनी है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ब्लॉक ऑफ 3 years, board may consider renewal depending upon your eligibility to meet the minimum criteria and attending the various programs that are being organized by the POU। तो ये हमारे पॉइंट से एज टू द रिव्यूअर। क्वेश्चन देखें, रिव्यूअर का कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Independence and qualification of technical reviewers. To ensure independence of technical reviewer and avoid any conflict of interest, ये कुछ और रिक्वायरमेंट हैं जो QRB टाइम टू टाइम बताती है। नंबर 1, पहला तो वही है, he should not have any disciplinary proceedings under the Chartered Accountant Act pending against him or any disciplinary action under the Chartered Accountant Act 1949, penal action under any law taken or pending against him during last 3 financial year or thereafter, means currently. He or his firm or any of the network firm or any of the partner of his firm or network firm उस एंटिटी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं होने चाहिए एज स्पेसिफाइड, मींस जिन एंटिटीज को क्वालिटी रिव्यू के लिए QRB ने सेलेक्ट किया है, और हैव रेंडर्ड एनी अदर सर्विसेज टू द सेड एंटिटी ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड ऑनवर्ड, मींस करंटली। ना तो ऑडिट ना ही कोई और सर्विस हमने, हमारी फर्म ने, नेटवर्क ने, नेटवर्क फर्म ने, पार्टनर्स ने। He or his firm, network firm or any of the partner of his firm or network firm, इसकी कोई एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए with the specified audit firm under review during last 3 financial year and or thereafter। टेक्निकल रिव्यू करने वाला कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिट फर्म जिसका रिव्यू होना है वो कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। रिलेशन हो सकती है दोनों की, पार्टनरशिप की, नेटवर्क फर्म्स की। ही शुड कंप्लाई विद ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो ऑडिट के अंदर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताई गई है। ही शुड कंप्लाई विद ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन laid down for appointment as an auditor of a company which apply mutatis mutandis in respect of review of quality of statutory audit। तो जो कंडीशंस कंपनी ऑडिटर बनने के लिए चाहिए सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में, कोई डिस्क्वालिफिकेशंस है कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, पार्टनर नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, इंडेटेडनेस है, गारंटी है, सिक्योरिटी ना दे रखी हो, ऐसी बड़ी सारी कंडीशन है जो सेक्शन 141(3) ने लगा रखी है। तो वही चीजें आपको यहां भी इंश्योर करनी है। रिव्यूअर बनने के लिए भी किसी पर्टिकुलर ऑडिट फर्म का या उसकी एंटिटी का
देन आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। डज नॉट बिलोंग टू द सिटी और रीजन ऑफ द हेड ऑफिस ऑफ द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। जिस शहर में ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू का हेड ऑफिस है, आप उस शहर को बिलोंग ना करते हो। तो ये कुछ एडिशनल क्राइटेरिया बता रखे हैं सो एज टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द टेक्निकल रिव्यूअर। नाउ अब आगे बात आ जाती है असिस्टेंट की। क्या टेक्निकल रिव्यूअर असिस्टेंट को एंगेज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, असिस्टेंट की भी रिक्वायरमेंट बता रखी है। ही शैल बी अ मेंबर ऑफ ICAI. He does not attract any of the disqualification that are prescribed under the Chartered Accountant Act 1949, that is under section 8. He should have to sign the statement of confidentiality. क्या ये मिलती जुलती नहीं है जो पीयर रिव्यू में पढ़ी? बिल्कुल मिलती जुलती है। अब एक प्रॉब्लम है, क्या इतनी चीजें याद रख पाओगे? मुझे तो नहीं रह सकती। मेरे सामने तो नोट्स है, मैं उसमें से एक रीडिंग ही तो करा रहा हूं। जो प्रोसेस है उसको समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी के साथ करना है। वहां पर तो चलो एक डिस्कशन आती है, इनमें क्या डिस्कशन है? ये तो एक रीडिंग ही है। बस मुझे ये लगता है आप अपने आप रीड करोगे नहीं, मैं रीड करा देता हूं इस बहाने कि मैंने रीड कराया, कुछ सुना है तो कुछ पॉइंट माइंड में चले जाएंगे और आप उनको शायद क्रैम कर लोगे। लर्निंग तो क्या कहूं, इसको क्रैमिंग का ही नाम देंगे। बट ये चीज सिलेबस के अंदर डाली गई है, लॉजिकल मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर क्वेश्चन एज सच फ्रेम होने चाहिए। और शायद यही रीजन है कि पास्ट एग्जाम्स में या RTP में, इवन MTP के अंदर, इवन स्टडी मटेरियल में भी इसका क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रखा। बट सिलेबस का पार्ट है तो इसलिए मैं आपको कवर जरूर कराऊंगा और इसकी डिटेल में एज सच जाएंगे क्या। अब यहां पर सेक्शन 8 तो हमने पढ़ना नहीं, सेक्शन 8 ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर। एक रीडिंग लेनी है, वो मैं जल्दी से आपको करा देता हूं। नो डायरेक्ट इंटरफेस ईदर विद द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू और बोर्ड, ये वहां पर भी था PRB के अंदर। ही शुड हैव बीन वर्किंग विद टेक्निकल रिव्यूअर फॉर एटलीस्ट 1 year as a member of ICAI or partner in the CA firm. He should not have been associated with audit firm under review and the concerned entity जिसकी audit review होनी है during the 3 preceding financial year and or thereafter. कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना लिया गया हो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर, कोई पिनल एक्शन अंडर एनी अदर लॉ उसके अगेंस्ट पेंडिंग ना हो या एक्शन ना लिया गया हो। कब? during preceding 3 financial year and or thereafter. He should not be currently a member of QRB, Central Council, Regional Council, Branch Level Management Committee, और वो खुद टेक्निकल रिव्यूअर ना बन रहा हो QRB के साथ, तो वो पर्सन एज अ क्वालिफाइड असिस्टेंट एंगेज्ड हो सकता है एक टेक्निकल रिव्यूअर के साथ। सो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या एक टेक्निकल रिव्यूअर दूसरे टेक्निकल रिव्यूअर का क्वालिफाइड असिस्टेंट बन सकता है? जवाब नो। He should not himself be empaneled as a technical reviewer with the QRB. So this is about the independence of assistants. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी का। स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये रीड कराने की जरूरत है? आप कहोगे भी हां, तो मैं कह रहा हूं सेल्फ कर लेना, सेल्फ रीडिंग। पीयर रिव्यू में भी तो पढ़ा था, पीयर रिव्यू में भी तो पढ़ा हुआ है नहीं कि QRB shall consider the confidentiality of information. टेक्निकल रिव्यूअर्स आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर कि जो इंफॉर्मेशन है, पेपर है, मटेरियल है, डॉक्यूमेंट है, उनको स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस में रखें और डिक्लेरेशन दे कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन ना केवल टेक्निकल रिव्यूअर देगा बल्कि बोर्ड, असिस्टेंट,
QRB सेक्रेटेरिएट, ये सारे पर्सन कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करेंगे, सबकी कंबाइंड ड्यूटी बनती है। तो ये आप सेल्फ कवर अप करेंगे। अच्छा, इसमें अब एक जो टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर द टेक्निकल रिव्यूअर, ये टॉपिक जो क्वालिटी रिव्यू का प्रोसेस है उससे रिलेटेड है। तो ये मैं अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूं, रिलेटेड विद द क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस। तो जब मैं आपको क्वालिटी रिव्यू का प्रोसेस करवा दूंगा उसके बाद फिर मैं आपको इसको कवर अप कराऊंगा। बस इसके साथ ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। सो पार्ट ए, जो क्वालिटी रिव्यू का पार्ट ए था, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू, पीयर रिव्यू बोर्ड, उसकी कंपोजिशन, फंक्शंस एंड पावर्स, एंड टेक्निकल रिव्यूअर एंड क्वालिफाइड असिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इसको हमने कवर अप कर लिया है। और इसके बाद फिर अब पार्ट नंबर 2 को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। तो इस सेशन में जितनी चीजें हमने की हैं एक बार जल्दी से उनको इस वीडियो के बाद रिवाइज साथ साथ ही कर लेना। थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, जितनी रिवीजन करोगे बेटर है। लर्निंग होना बड़ा मुश्किल है, या क्रैमिंग कहूं होना बड़ा मुश्किल है इतनी सारी चीजों का, बट स्टिल ऑब्जेक्टिव्स के टॉपिक को, स्कोप के टॉपिक को, एंड इसके अलावा फंक्शंस एंड ड्यूटीज, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, 3-4 जो क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल में या प्रैक्टिस में या फिर एमटीपी में पूछे गए हैं उनको जरूर लर्न करिएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन याद करके उसको नोट डाउन करना रिटन प्रैक्टिस के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि सर एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बन रहा सब्जेक्ट पर, उस कॉन्फिडेंस लेवल को बनाने के लिए थ्योरेटिकल पेपर में जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, उसके आंसर्स को याद कर लिया, फिर एटलीस्ट हर एक चैप्टर में 2-3 क्वेश्चंस को रैंडम बेसिस पर सेलेक्ट करके लिखो। जब ये लिखने की हैबिट डेवलप करोगे ना, देन ओनली आप इस पोजीशन में आ पाओगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपने क्वेश्चन को देखा और आप उसके आंसर को नोट डाउन करने लग गए आंसर शीट में। तो एक काम करिएगा, इस वीडियो के बाद टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करके जो पार्ट ए के हैं उसमें एक क्वेश्चन के आंसर को लिखिएगा। चलो क्वेश्चन भी बता देता हूं, व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी एम्पैनल्ड विद द QRB। टेक्निकल रिव्यूअर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपने लिखना है। उसका क्वेश्चन नहीं आया हुआ, मैंने वो टॉपिक आपको दिया है लिखने के लिए जिसका क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, सिलेबस का पार्ट है। So what should be the eligibility criteria for a person to be empaneled with the quality review board as the technical reviewer? So ओवर करते हैं इस सेशन को और नेक्स्ट सेशन में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।